आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 1917 में यहूदी रियासत के क़याम के लिए इंसानी तारीख के बदतरीन दस्तावेज यानी कि बैल्फर डिक्लेरेशन तरतीब देने और फिर इस डिक्लेरेशन को मंजूर करवाने और फिर इस बैल्फर डिक्लेरेशन पर गुज़िश्ता 77 सालों से मुकम्मल अमल दरामद करने वाले मुल्क यानी बरतानिया ने बिलाखिर लाखों फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद आज ऐलान किया है कि अगर गजा के हालात इसी तरह रहे तो बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। ये ऐलान ना सिर्फ गैर मुतवक्के है बल्कि सदी की सबसे बड़ी खबर है। मगर साथ ही इस बयान से जाहिर होता है कि बरतानिया जैसा मुल्क जिसने फ़लस्तीनी ज़मीन पर यहूदी रियासत के क़याम को यकीनी बनाया, वो भी अब नेतन्याहू के वॉर क्राइम्स, जराइम इंक्लूडिंग जेनोसाइड और इस कब्जे पर खामोश नहीं रह सक रहा। बरतानवी वज़ीर आज़म के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के बयान से कबल फ्रांस के सदर ने भी ऐलान किया था कि फ्रांस फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेगा। यहाँ भी बड़ी अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के 5 ममालिक जिनके पास किसी करारदाद को वीटो करने का इख्तियार है, इनमें अब सिर्फ अमरीका वाहिद मुल्क रह गया है जो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में सबसे बड़ी और वाहिद रुकावट है। ये सदी की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी जानिब पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर बहस के लिए बुलाया गया भारतीय पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में मोदी सरकार को सख्त सवालात का सामना। ऑपरेशन में नाकामी पर कांग्रेस रहनुमाओं की मोदी हुकूमत पर कड़ी तंकीद। भारतीय वजीर दिफा, वजीर खारजा और वजीर दाखिला की तमाम तर वजाहतों के बावजूद मगर अपोजिशन रहनुमाओं के चुपते सवालात का मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। कल 16 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में नरेंद्र मोदी शरीक ही नहीं हुए और आज जब शरीक हुए तो अपने खताब में मुश्तरका इजलास को फतह का जश्न करार देते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया है और ऑपरेशन सिंदूर ने 3 असूल कायम किए हैं। अगर भारत पर कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो हम अपने तरीके, अपनी शराइत और अपने वक्त पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई एटमी ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। और तीसरा ये कि हम दहशतगर्दों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वालों को अलग अलग नहीं देखेंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने खताब में ये दावा भी कर दिया कि 9 मई की रात सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें 3-4 बार कॉल की और उन्होंने फोन नहीं उठाया। मगर मोदी ने यह नहीं बताया कि जब उन्हें सदर ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है तो उन्होंने क्या जवाब दिया। क्या यही वो वक्त था कि जब मोदी सरकार को सीज फायर करना पड़ा। इसी खताब में साथ ही नरेंद्र मोदी अपने उस दावे पर भी कायम रहे कि किसी दूसरे मुल्क ने हिंदुस्तान को अपनी कार्रवाई करने से नहीं रोका। मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों मरतबा बरमला कह चुके हैं कि उन्होंने पाक इंडिया जंग में कलीदी किरदार अदा किया। कल भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने को क्रेडिट इसका लेते हुए यह कहा कि अगर मैं नहीं होता तो दुनिया में 6 जंगें होती कि जिनमें सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान भारत के दरमियान होती। मोदी ने खारजा पॉलिसी के हवाले से खताब में यह भी कहा कि भारत को पूरी दुनिया से हमायत मिली और पाकिस्तान की हमायत अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक में से सिर्फ 3 ने की। नरेंद्र मोदी अपने खताब में फतह और जश्न के दावे तो कर रहे हैं मगर अपोजिशन के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारों को मार गिराया है या नहीं। अपोजिशन और कौम को ये भी नहीं बता पाए कि पहलगाम हमले के वक्त वहां सिक्योरिटी एहलकार क्यों नहीं थे। ये जवाब भी नहीं दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अगर इतना ही कामयाब चल रहा था तो सीज फायर क्यों और किसके कहने पर किया। नरेंद्र मोदी खुद ही अपनी कामयाबियों की मनगढ़ंत कहानी सुनाकर चलते बने। भारतीय पार्लियामान का आज का इजलास भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की तकरीर से दोबारा शुरू हुआ तो अमित शाह ने ऑपोजिशन की कड़ी तंकीद और तीखे सवालों के दबाव से निकलने के लिए भरे ऐवान में यह दावा कर दिया कि पहलगाम हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों के मुतालिक हमारे पास सबूत मौजूद हैं। 2 दहशतगर्दों के पाकिस्तानी वोटर आईडी हमारे पास हैं, उनके राइफल्स भी कब्जे में हैं और उनसे मिलने वाली चॉकलेट्स भी पाकिस्तानी हैं। कबूतरों से चॉकलेट्स तक के सफर में भरे ऐवान में बड़ा दावा और ये दावा पहलगाम के हमले के ठीक 3 माह और 7 दिन के बाद सामने आया है। भारतीय वज़ीर दाखिला ने साथ ही ये मज़ाइका खेज दावा भी किया है कि कल ही यानी कि जिस दिन भारतीय पार्लियामान का मुश्तरका इजलास शुरू हुआ उसी दिन ऑपरेशन महादीव के तहत इन 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मतलब कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास
ही के दिन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का दावा मुल्क में लगी आग पर पानी डालने की एक नाकाम कोशिश दिखाई देती है। यही नहीं, भारतीय वजीर दाखिला के इस दावे ने भी उनके झूठ के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं कि 22 मई को, मतलब 2 माह और 7 दिन पहले, भारतीय इंटेलिजेंस को यह मालूमात मौसूल हुई कि पहलगाम हमले में मुलव्विस दहशतगर्द धान चगाम के इलाके में मौजूद हैं और फिर मालूमात लेने की कोशिश भी की गई और कल ऑपरेशन में उन्हें मार दिया गया। इनके सहूलतकारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। भारतीय वजीर दाखिला को एक झूठ छुपाने के लिए ना जाने मजीद कितने और झूठ बोलना पड़ेंगे और हर झूठ में भारतीय सरकार मजीद फंसती ही चली जा रही है। सवाल यह पैदा होता है कि 22 मई की इंटेलिजेंस के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 2 माह और 7 दिन क्यों लग गए और ये दहशतगर्द इतने बड़े वाक्य के 3 माह बाद तक भी धान चगाम में सुकून से बैठे रहे। अब इस सब के दौरान मगर पाकिस्तान की जानिब से जो बार बार सबूत मांगे जा रहे हैं, इसके बावजूद ये सबूत पाकिस्तान के सामने क्यों कर नहीं रखे गए? भारत इन शवाहिद को आलमी फोरम पर भी पेश कर सकता है, अपने झूठ को सच साबित कर सकता है, मगर ऐसा नहीं। मोदी सरकार की ये सिर्फ ऐवान और अपने अवाम का गुस्सा ठंडा करने की एक डोमेस्टिक कंजम्पशन की कोशिश है। लेकिन ऑपोजिशन जमातें भारतीय वजीर दाखिला के इन मनगढ़ंत दावों को खातिर में ना लाते हुए बार बार ये सवाल उठा रही है कि पहलगाम में सिक्योरिटी कहां थी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हैरानकुन इंकशाफ किया है कि पहलगाम हमले से 3 दिन पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा मनसूख कर दिया। वजीर आजम ने दौरा मनसूख करके खुद को तो बचा लिया, लेकिन सियाहों और टूरिस्ट के तहफ्फुज के लिए इकदाम क्यों नहीं उठाए? पहलगाम के अपने ही गुनाह का कफ्फारा अदा करती मोदी हुकूमत झूठ पर झूठ की एक ऐसी इमारत खड़ी कर रही है कि जो ऑपोजिशन के बस एक ही सवाल से उसी वक्त ढेर हो जाती है। कल के सेशन में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह दावा किया कि 10 मई को भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और पाकिस्तानी DGMO ने फोन करके कहा कि महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया, और हमने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल कर ली। मगर भारतीय वजीर दिफा भी ये ख्वाब दिखा ही रहे थे कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक सवाल करके उनकी मनगढ़ंत कहानी काट या पांचा कर दिया। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही पूछा कि जब पाकिस्तान ने हार मान ली थी तो आपने फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका? राहुल गांधी के करारे सवाल का वजीर दिफा के पास कोई माकूल जवाब नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर खुद से ही रोकने के बयान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। कल्याण बैनर्जी ने सवाल उठाया कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी 90 रन पर खेल रहा हो और कोई ये कह दे कि हमें तो इनिंग्स खत्म करनी चाहिए, ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। इसी तरह कल के इजलास में ही भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पूरे ऐवान के सामने एक बार फिर यह दावा कर दिया कि पाक भारत जंग बंदी DGMO की बातचीत से हुई और इसमें अमरीकी सालिसी का कोई किरदार नहीं था। जयशंकर के इस दावे का जवाब देते हुए ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि फिर मोदी सरकार अपने मुंह से क्यों ना कह देते कि सदर ट्रंप झूठ बोल रहा है। ऐवान में जहां मोदी सरकार अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, वहीं ऑपोजिशन लीडर ने इसे मोदी का सरेंडर करार दे दिया है। कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर गौरव गोगी ने भी सवाल उठाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बजाते खुद 26 बार कह दिया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया है, मगर मोदी ने इसकी आज तक तरदीद नहीं की। कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर की हुकूमत पर शदीद तंकीद का हुकूमती नुमाइंदों के पास कोई जवाब नहीं था, तो वजीर दाखिला अमित शाह ने गौरव गोगी को गद्दार करार देते हुए उन पर पाकिस्तान से ताल्लुकात का इल्जाम लगा दिया। कांग्रेस के सदर ने सवाल उठाया, ट्रंप 29 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई है, तो फिर भारत अब तक खामोश क्यों है? आखिर हम क्यों नहीं मान रहे? और जब तक मैं तकरीर मुकम्मल करूंगा, सदर ट्रंप शायद 30वीं बार ये बात दोहरा चुके होंगे। और साथ ही कल्याण बैनर्जी ने भी मोदी पर शदीद तंकीद करते हुए नाजरीन ने कहा कि वजीर आजम मोदी एक ट्वीट ही कर देते कि ट्रंप की जंगबंदी वाली बात गलत है, मगर आप ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं दिखा सके। ट्रंप के सामने आपका कद घटकर 5 फुट और सीना 56 इंच से कम होकर 36 का क्यों हो जाता है?
मोदी सरकार शदीद तंकीद की जद में है। हुकूमत पर हर जस्टिफिकेशन और हर दावा इसके लिए मुश्किल पड़ रहा है, बल्कि गले पड़ रहा है। और अब तो सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह करके आपने इजलास तो बुला लिया, मगर सवालों के जवाब सामने नहीं आ रहे। आपको दिखाई देते हैं कि रवेश कुमार जैसे सहाफ़ी क्या सवालात उठा रहे हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, एक जानिब नरेंद्र मोदी कुछ मानने को तैयार नहीं, शुतर मुर्ग की तरह अपना सर रेत में दिए हुए है, कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए है, और दूसरी तरफ बिल आखिर एक एक करके एक लाइव जेनोसाइड जो पिछले 2 साल से हमारे सामने लाइव प्ले आउट हो रही है, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके दुनिया के हर मुल्क का ज़मीर जाग रहा है। इस सदी की सबसे बड़ी खबर के यूके बरतानिया भी अब बिल आखिर इजरायली जेनोसाइड, इजरायली वॉर क्राइम्स बंद ना होने की सूरत फलस्तीन को तस्लीम करने को तैयार है। फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के बाद अब बरतानिया ने भी फलस्तीन को तस्लीम करने का मशरूत अंदिया दे दिया है। बरतानवी वजीर आजम ने ऐलान किया है कि अगर इजराइल ने गजा की सूरत हाल ना बदली तो बरतानिया सितंबर में फलस्तीन को बतौर रियासत ऑफिशियली तस्लीम कर लेगा। बरतानवी वजीर आजम ने अपनी काबीना को भी फलस्तीन को रियासती हैसियत देने से बाकायदा आगाह कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ने कहा है कि इजराइल को गजा में जंग बंदी और 2 रियासती हल की जमानत देना होगी और इजराइल को अरब उर्दन में इल्हाक ना करने की भी जमानत देना होगी। इससे पहले जुमे को वजीर आजम यूके के उन्होंने ये कहा था कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना फलस्तीनियों और इजराइलियों की देरपा सलामती के वसीतर मंसूबे का हिस्सा होना चाहिए। बरतानवी वजीर आजम ने यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया है कि जब उन पर अपने ही अरकान पार्लियामेंट की तरफ से शदीद दबाव बढ़ाया जा रहा था। 221 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम से मुतालबा किया था नाजरीन के बरतानिया को फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना चाहिए। कल ही बरतानवी वजीर तजारत ने भी ये दावा किया था कि बुज़रा की अक्सरियत, बुज़रा की मेजॉरिटी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना चाहते हैं और वो ये करेंगे। बरतानवी खारजा अमूर की कमेटी ने हाल ही में बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो इजराइलियों और फलस्तीनियों के 2 रियासती हल के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर जुर्रतमंदी और बहादुरी का मुजाहिरा करे और फलस्तीन को तस्लीम करे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के 140 ममालिक पहले ही फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने वालों में 22 ममालिक पर मुश्तमिल अरब लीग, 57 ममालिक पर मुश्तमिल इस्लामी ताउन तंजीम और 120 ममालिक पर मुश्तमिल नॉन एलाइड मूवमेंट भी शामिल है। बरतानिया की जानिब से फलस्तीन को तस्लीम करने का ये ऐलान हमारी सदी का सबसे बड़ा ऐलान होगा। ये ऐलान एक ऐसे वक्त सामने आ रहा है कि जब न्यूयॉर्क में फ्रांस और सऊदी अरब की ज़ेरे सदारत कॉन्फ्रेंस जारी है और फ्रांस पहले ही ये इशारा दे चुका है कि यूरोपियन ममालिक जल्द ही फलस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। बरतानिया के फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बाद इजराइल पर यह दबाव मजीद बढ़ेगा और अमान यही है कि इससे 2 रियासती हल का मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार करेगा। सो एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे पड़ोस में एक ऐसी रियासत मौजूद है जो हकीकतों को तस्लीम नहीं कर रही, अपनी शिकस्त को कामयाबी गर्दान रही है, दूसरी तरफ दुनिया देर आए दुरुस्त आए 2 रियासती हल की तरफ बढ़ चुकी है। अपनी दुआओं में तमाम तर फलस्तीनियों को याद रखिएगा। ये वही वक्त है कि जिसका हिसाब, जिसका जवाब हम सबको ज़रूर जहां भी बैठे हैं देना ज़रूर पड़ेगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। मुल्क में चीनी का बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। शुगर मिल्स, ब्रोकर्स, होलसेल डीलर्स और करियाना मर्चेंट्स के दरमियान अभी तक होलसेल और परचून फरोख का मैकेनिज्म नहीं बन सका। लाहौर और इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातें भी बेनतीजा खत्म हो चुकी हैं। इसी के पेश नज़र गुज़िश्ता 13 रोज से चीनी की होलसेल सप्लाई जुड़वा शहरों को बंद है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा मुल्क भर से चीनी गायब हो गई है। इंतजामिया की जानिब से चीनी महंगी फरोख्त करने के इल्जाम में दुकानदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारियों और भारी जुर्मानों पर करियाना मर्चेंट्स का मौकफ है कि जब तक चीनी 165 रुपए फी किलो फराहम नहीं की जाती, उस वक्त तक 173 रुपए फी किलो से कम फरोख्त करना मुमकिन नहीं। चीनी के इस बहरान पर नाजरीन आज पार्लियामेंट में जुनेद अकबर खान की सरबराही में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है। सेक्रेटरी सनत और पैदावार को कमेटी मेंबरान की जानिब से सख्त तरीन सवालात पूछे गए। कमेटी इजलास के दौरान इंकशाफ हुआ कि कराची में चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलो
और हरिपुर में 215 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 173 रुपए फी किलो बताई गई है। कमेटी में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर सख्त सरजनिश का सामना करना पड़ा। कमेटी अरकान ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों से यही ड्रामा जारी है, कभी चीनी बरामद की जाती है, कभी दरामद। इजलास में गुफ्तगू करते हुए रियाज फतियाना ने कहा कि चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया। निशानदही करने वाले पंजाब के केन कमिश्नर जमान बट्टू को हटाकर खुडे लाइन लगा दिया गया। कभी कहते हैं कि चीनी सरप्लस है, कभी कहते हैं शॉर्टफॉल है। रियाज फतियाना का जवाब देते हुए सेक्रेटरी सनत ने यह कहा कि शुगर इंडस्ट्री को सूबाई हुकूमतें रेगुलेट करती हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं। बोर्ड में शुगर इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं और फिर बोर्ड चीनी के मौजूदा स्टॉक और जरूरियात का जायजा लेता है। सेक्रेटरी के जवाब में चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर ने कहा कि शुगर मिल मालकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। इजलास के दौरान कमेटी मेंबर मोइन आमिर पीरजादा ने यह कहा कि शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है, जिस पर चेयरमैन पीएसी ने सेक्रेटरी सनत से यह कहा कि हमने आपसे शुगर मिल मालकान की डिटेल्स तफसीलात तलब की थी, कहां है ये तमाम तर तफसीलात। इस पर सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि हमारे पास शुगर मिल्स की फहरिस्त है, जिस पर जुनेद अकबर ने कहा कि शुगर मिल्स नहीं, मालकान और डायरेक्टर्स की तफसीलात दीजिए। दौरान इजलास वजारत सनत और पैदावार हुक्काम ने कमेटी को मुतमईन करने की कोशिश करते हुए चीनी पैदावार, सरप्लस चीनी और फिर बरामद की जाने वाली चीनी से मुतल्लिक तमाम तर स्टेटिस्टिक्स कमेटी अरकान के सामने रखे। साथ ही हुक्काम ने यह भी मजीद बताया कि जब चीनी एक्सपोर्ट की गई तो मकामी मार्केट में कीमत 143 रुपए किलो थी, जो अब बढ़कर 173 रुपए फी किलो है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में नाजरीन चीनी की इंपोर्ट से मुतल्लिक एफबीआर एसआरओ पर सबसे ज्यादा बहस हुई है और बार बार कमेटी अरकान की जानिब से सख्त सवालात उठाए गए। रियाज फतियाना ने यह पूछा कि क्या वजह थी कि रातों रात एसआरओ जारी करके टैक्सों में छूट दे दी गई। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खैल ने भी पूछा कि किसको और किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एफबीआर ने एसआरओ जारी किया। चीनी की 1 रुपए कीमत बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। बरसों से इसी तरह चूहे बिल्ली का खेल जारी है। खुदारा हमें माफ कर दीजिए। मिल मालकान सारी मिल्स पाकिस्तानियों के हवाले कर दें, हम खुद चला लेंगे। एसआरओ पर रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तानियों को लूटकर अपनी जेबें भर रहे हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फिसाद की जड़ है, इसमें अवामी नुमाइंदे होने चाहिए। यह बताया जाए कि चीनी की इंपोर्ट से हमारे कितने डॉलर जाया होंगे। रुकन कमेटी ख्वाजा शिराज ने भी सवाल उठाया कि यह भी बताया जाए कि चीनी एक्सपोर्ट करने वाली मिल्स के मालकान कौन कौन हैं। सख्त सवालात के बावजूद हुकूमत शुगर मिल मालकान के नाम फराहम करने से गुरेजा रही नाजरीन, जिस पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि हमने आपसे शुगर मिल मालकान ओनर्स की तफसीलात तलब कर रखी हैं, कहां है ये तफसीलात। कुछ देर में शुगर मिल मालकान के नाम ना आए तो तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे, जिस पर सेक्रेटरी सनत ने यह कहा कि हमारे पास शुगर मिल्स की फहरिस्त है, जबकि एफबीआर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स की लिस्ट जमा करवा दी कि जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह अब आप एक और लिस्ट अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं नाजरीन। ये वो लिस्ट है कि जिसमें उन शुगर मिल्स के नाम दर्ज हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान से अरबों रुपए मालियत की चीनी बरामद की। जुलाई 2024 से जून 2025 के दरमियान मजमूई तौर पर 67 शुगर मिल्स ने 40 करोड़ डॉलर मालियत की चीनी बरामद की, जिसमें सबसे ज्यादा चीनी 7 करोड़ 30 लाख 90 हजार किलो जेडीडब्ल्यू शुगर मिल ने बरामद की कि जिसकी कुल मालियत 11 अरब 10 करोड़ रुपए बनती है। जेडीडब्ल्यू के डायरेक्टर्स में जहांगीर खान तरीन खानदान भी शामिल है। जहांगीर तरीन की एक और शुगर मिल जेके शुगर मिल्स ने 4 अरब रुपए से जायद मालियत की 29,969 मेट्रिक टन चीनी बरामद की। दोनों शुगर मिल्स ने 15 अरब रुपए से जायद चीनी बरामद की। दूसरे नंबर पर 4 करोड़ 14 लाख 12,200 किलो चीनी तांदियावाला शुगर मिल्स ने बरामद की है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। शुगर मिल ने 41,412 मेट्रिक टन चीनी 5 अरब 98 करोड़ रुपए में बरामद की है। तांदियावाला शुगर मिल के डायरेक्टर्स में वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए सनत और पैदावार हारून अख्तर खान और उनके भाई हमायूं अख्तर खान और दीगर खानदान के अफराद शामिल हैं। तीसरे नंबर पर हमजा शुगर मिल ने 32,486 मेट्रिक टन चीनी 5 अरब 3 करोड़ रुपए में बरामद की। इसी लिस्ट के मुताबिक नाजरीन रहीम यार खान शुगर मिल ने 3 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत की 21,874 मेट्रिक टन चीनी बरामद की।
RY के शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मखदूम उमर शहरियार हैं कि जो साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई हैं। BBC के मुताबिक इसी ग्रुप के मालकान में कैस्केड टेक कंपनी भी शामिल है कि जिसमें चौधरी मुनस इलाही शेयर होल्डर भी हैं। इसी तरह रहीम यार खान शुगर मिल्स, अलायंस शुगर मिल्स की भी मालिक हैं। चीनी बरामद करने वालों में मुतअद्दिद मिल्स ऐसी हैं नाजरीन कि जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों की हैं। नून शुगर मिल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैफुल्ला खान नून मारूफ सियासी खानदान नून फैमिली का हिस्सा हैं। इनकी शुगर मिल नून शुगर्स मिल्स ने 7,672 मेट्रिक टन चीनी 1 अरब 14 करोड़ रुपए में बरामद की। फिर राजनपुर के दरीशक खानदान की इंडस शुगर मिल्स ने 2 अरब 10 करोड़ रुपए मालियत की 14,047 मेट्रिक टन चीनी बरामद की। यहां दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ के खानदान की 2 शुगर मिल्स ने भी चीनी बरामद की। रमजान शुगर मिल्स और अल अरेबिया शुगर मिल्स वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादों और खानदान की मलकियत। रमजान शुगर मिल्स ने भी 16,116 मेट्रिक टन चीनी 2 अरब 41 करोड़ रुपए में बरामद की, जबकि अल अरेबिया शुगर मिल्स ने 8,265 मेट्रिक टन चीनी बरामद की और 1 अरब 20 करोड़ रुपए कमाए। इसी तरह BBC की एक और रिपोर्ट के मुताबिक हसीब वकास शुगर मिल माफ कीजिएगा और यूसुफ शुगर मिल्स और अब्दुल्ला शुगर मिल्स हसीब वकास ग्रुप की मलकियत है, जिसके मालिक मियां इलियास मेराज हैं कि जो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब के कजन्स हैं। इसी तरह कश्मीर शुगर मिल अल शफी ग्रुप की मलकियत है कि जो शरीफ फैमिली के रिश्तेदार हैं। BBC रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में भी ओमनी ग्रुप 9 शुगर मिल्स की मालिक है कि जो अगरचे बराह रास्त सियासतदानों में शामिल नहीं, लेकिन उनका शुमार सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के करीब तरीन साथियों में है। इसी के साथ चलेंगे पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान की तरफ। अलमिया ये है कि इवन राइट नाउ एज वी स्पीक एक तहरीक है जो तहरीक इंसाफ से चलाई नहीं जा रही, दूसरी तहरीक है डिस्क्वालिफिकेशंस की जो जोरों पर है और तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी, पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलिक बच्चर और अब्दुल लतीफ चित्राली समेत चट्टा साहब भी इनकी नशस्तें खाली करार दे दी गई हैं एंड वी सीम टू बी हेडिंग टुवर्ड्स अ बाय इलेक्शन। इसी हवाले से बात करेंगे। हैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूंगी, बताए दीजिएगा पहले केसेस पर फैसले, फिर इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां के फौरी तौर पर नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर देना, इलेक्शन कमीशन को जल्दी थी या आपको लगता है कि ये बाय द लॉ बाय द इलेक्शन एक्ट 2025 ही अमल दरामद किया गया है? नहीं, अगर वो मतलब है कि उनका तो एक पैटर्न चल रहा है ना इस इलेक्शन कमीशन का और इन सब लोगों का कि भाई इनको कुचलना है, PTI की ऐसी तैसी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो तुसी अच्छे खासे पंजाबी हो माशाल्लाह, तो चोर नाल पंड खाली, तो दे आर मोर कीन के जी रातों रात सारी PTI को MNA जितने हैं, सेनेटर जितने हैं, MPA जितने हैं, अली अमीन गवर्नमेंट है, इन सब को खत्म कर दे, सुंजिया हो जान गलियां विच, यानी जेड़े तुहाडे सहाफी ने और उन्हां दे पिछे जेड़े मियां साहबान ओ फिरन। दिस इज योर पॉलिसी, दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ द सेम। यू कैन नॉट डिफीट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मार्क माय वर्ड्स, यू आर वेरी सैडली मिस्टेकन। मुनीब साहब, क्या ये वाकई ऐसा होना ही था? सियासतदानों से मुतल्लिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले आम तौर पर हम देखते हैं हाई कोर्ट्स में बरकरार नहीं रहते, उनको मुअत्तल सेट असाइड भी कर दिया जाता है एंड देन ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली डी नोटिफिकेशंस नहीं होती। मगर यहाँ सियासी केसेस भी इनको करार दिया जाता रहा, सबूत भी इतने मजबूत नहीं दिखाई देते। 9 में से मुतल्लिक केसेस में कहा जा रहा है कि सबूत मौजूद हैं। क्या हाई कोर्ट्स कायल हो जाएंगी? ये अगला मरहला, ये ऑप्शन रियलिस्टिकली अभी भी मौजूद है या अगले 50-55 दिन में ये ज़िमनी इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है कि क्या जो ट्रायल कोर्ट के फैसले थे वो कानून और आइन के हवाले से जो मुरवजा प्रैक्टिस है उनकी बुनियादों के ऊपर थे, क्या वो आइन और कानून के टच स्टोन्स पर पूरा उतरते हैं। गुजारिश ये है कि जब आप ATA के तहत, इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत या फौजदारी कानून के तहत किसी को सजा देते हैं तो वो विम्स और विशेस पर तो नहीं दी जा सकती। 9 मई बहरहाल एक बहुत बुरा दिन था पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन आपने जहां प्रूफ देना होता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश करना होता है। अब जो 2 केसेस को मैं जो डिसीजंस देख पाया हूँ, जो पढ़ पाया हूँ,
मुझे लगता है कि उसमें कुछ चीजें शायद ओवर स्ट्रेच भी की गई हैं या कानूनी बुनियादों पर वो मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं होती थी। आइडियली तो ये होता है कि जब ट्रायल कोर्ट के फैसले आते हैं उनमें बहुत से सुकून होते हैं, जब वो हाई कोर्ट की स्टेज पर जाते हैं तो उनको ज्यादा डिटेल में थ्रैश आउट किया जाता है और जो डिफेंस होता है वो कोई ना कोई उसके अंदर से लकूना निकाल लेता है अपने क्लाइंट के लिए। बट यहाँ एक एलिमेंट ये है कि हमारे मुल्क में एक तारीख भी रही है कि जिस तरह से अदलिया के फैसले आते रहे हैं ट्रायल कोर्ट्स को, चाहे वो फौजदारी कोर्ट्स हो यानी सेशन कोर्ट्स हो या वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हो, मैनिपुलेशन भी होती है, बहुत सब कुछ होता है। इसके अंदर आपको इन आइसोलेशन इन फैसलों को नहीं देखना चाहिए। ये फैसले आउटकम है उस डिस्क्वाइट का जो मौजूद है हमारे मुल्क के सियासी निज़ाम के अंदर, जिसमें बाकायदा तौर पर आपको नजर आता है कि पिछले समझे 2.5 साल से या 3 साल से एक तनाव नजर आता है पाकिस्तान में एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि उसमें कुछ तब्दील नहीं हुआ। सो आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं विद द पॉलिटिकल हीट ऑफ द सिस्टम राइट नाउ, यानी कि विदाउट डिटेल, बिकॉज मैं आज ये पढ़ रही थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो कहा तफसीली फैसला आ गया और गो के वकील सफाई ने ये बार बार कहने की कोशिश की कि हमारी अपील परसों सेट है, मगर फिर भी नहीं वक्त दिया गया, फिल फॉर फैसले दे दिए गए, सीटें खाली करार दे दी गई और ज़िमनी इलेक्शन का देखिए वो तो एक कानूनी दुख है। देखिए ये नहीं हो सकता कि अगर कोई ये कह दी कि अगर इलेक्शन कमीशन ने आज उसकी प्रोसीडिंग रखी हुई है और आज उन्होंने उस पर कोई नोटिफिकेशन जारी करना है, तो अनलेस देयर इज अ स्टेटस को ऑर्डर बाय एनी कोर्ट, तो आप पाबंद नहीं कर सकते किसी इंस्टीट्यूशन को कि वो रुक जाए अपना फैसला करने। तो फिर सही फैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने ना, यही तो आपसे जान रही हूँ। इलेक्शन एक्ट 2025 के मुताबिक इफ देयर इज नो अदर स्टे ऑर्डर या कोई मुअत्तली नहीं है, सजा सेट असाइड नहीं है, दे आर बाउंड टू एक्ट। अलाउ मी, देखिए अगर कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बी इट अ सेनेटर, बी इट अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली और एमएनए, अगर उसके खिलाफ कन्विक्शन हो जाती है तो उसका जो आउटकम है वो यही होता है कि जो कन्विक्टेड शख्स है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या सेनेट या प्रोविंशियल असेंबली नहीं रह सकता। लेकिन एक सेकंड इस चीज को देखिएगा, देखिए यहाँ पर तो फैसले बहुत से हुए हैं ना, हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं। पिछले साल 12 जुलाई 2024 को फैसला हुआ आया, उसके अंदर बहुत से सुकम होंगे, लेकिन आप देखिए वो 10 महीने इंप्लीमेंट नहीं हुआ, विदाउट एनी स्टेटस को ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जो रिजर्व सीट्स वाला था उसके अंदर तो एटलीस्ट 41 और 39 की डिवीजन तो थी कि चले कुछ सीटें तो तहरीक इंसाफ को मिल रही थी। जो इस दफा फैसला आया, मैं क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मैं उस पर बहुत एहतराम से अर्ज करूंगा कि मुझे पिछले फैसले पर भी मेरी तहफुजात थे, लेकिन एटलीस्ट उसमें मुझे ये था कि कोई एक डिफरेंस तो क्रिएट किया गया है। इस दफा तो सिरे से ही फारग कर दिया गया कि कोई एक नशिस्त भी तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती, जो कि मेरे नजदीक पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक और बुरा फैसला है। सम टाइम डाउन द लाइन हम, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है अब वो, तो हम उसको भी ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। किसी वहम का शिकार है कि वो तहरीक भी चलाएंगे और इस तहरीक के नतीजे में इमरान खान जेल से रिहा भी हो जाएगा? एंड आई विल गेट टू द पॉइंट लेटर दैट द सन्स आर नॉट कमिंग एनीमोर। और ये मूवमेंट भी चलेगी और ये शेक भी होगा, क्योंकि पीपल आर नॉट बैकिंग योर अरेंजमेंट। माफ करना मेयर बुखारी, आप जितना मर्जी जोर लगा लें और ये मुनीब साहब भी जितने मर्जी आर्गूमेंट्स बिल्ड कर लें, ये व्हाट एवर इज हैपनिंग। मगर चौधरी साहब, हमारी तो तारीख रही है ना कि जेल का दरवाजा हमेशा मुफाहमत से खुलता है। भुट्टो ने मुफाहमत नहीं की, मुफाहमत करने नहीं दी गई, अंजाम हमारे सामने है। खुलेगा जरूर, ये मैं कह रहा हूँ। बेनजीर भुट्टो है, परवेज मुशर्रफ से डील की, नवाज शरीफ डील करके बाहर गए, वापस भी डील करके आए, दूसरी बार भी नवाज शरीफ ने डील ही लंदन में सारा उसका एहतमाम कर लिया। मुफाहमत के अलावा इमरान खान के पास रास्ता और है क्या? ये फिर इसका मेरे जो आर्गुमेंट्स हैं वो आपसे मैच नहीं करते। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। इमरान खान इज बियॉन्ड देम, और अगर उसके बच्चों को भी वहां के हाईएस्ट लेवल पर मुलाकातें करने के तैयार हैं, जो कुछ हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाएं। इतनी आपके अंदर ताकत नहीं है कि वो यानी इतनी बड़ी जो अमेरिकन सुपर पावर को ना कह सके। जरा थोड़ा इंतजार कर ले, कोई इतनी जल्दी क्या है। और मेरे पास नाम भी है। मुनीब मुस्कुरा रहे हैं, मुनीब से पूछ लेते हैं। मुनीब, डू यू सी अदरवाइज क्विकली, और क्या ये इमरान खान का फैसला दुरुस्त है
कि उनके साहबजादे ना आए पाकिस्तान? चौधरी साहब गुजारिश अगर सुन लें कि अगर आपको इस खबर से प्रॉब्लम है, तो उसका मैं यकीन माने मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन सी खबर आपने दी है? मैं तो बिला खौफ तर्दीद ये कहता हूं कि इमरान खान साहब का मसला इस हुकूमत से नहीं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब के लिए कोई इनकलाब या तहरीक चलनी थी तो वो भी, उसका भी इंतजार है, वो चले ताकि ये निज़ाम मजबूर हो जाए कि इमरान खान साहब के साथ खुद मुफाहमत करे। इमरान खान साहब के लिए अभी तक मसाइल जैसे पहले थे वैसे ही हैं। देखिए हमारे मुल्क बिल्कुल में ठीक कह रहे ये हैं। कांटे लगा देना सब कुछ मुझे है। मुझे मुझे मौका दीजिएगा जरा, मुझे बताइए, जी, जी। पीटीआई ने जो 5 अगस्त को मुनीब जिस तहरीक का जोरों शोर से ऐलान किया था, वो तहरीक अब जुज़वी एहतजाज में तब्दील होती हमें दिखाई दे रही है। अब इस तहरीक में ना किसी ग्रैंड जलसे का इंतजाम किया जाएगा, ये अब आपके नज़दीक ये एक, जिस तरह राना सनाउल्लाह कहते हैं, फ्लॉप शो होगा, या आपको लगता है कि इससे इतनी रेजिस्टेंस? राणा साहब की कामयाब सियासतदान है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਂਕਰ, ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਖਾਤੂਨ ਹੋ ਕੇ ऐसे ऐसे ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ है सर आपे वो जो ना वजीर है ना, अब आपको ना फैसलाबाद पसंद हो है चौधरी साहब, मैंने पल्ले तो है करना है ना कोर्ट। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲੇ ਨਾ ਢੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ मेला। अच्छा चले, व्हाट समझ ये गई, मूवमेंट भी उन्होंने चलानी है। चलानी है। अभी कोई 5 अगस्त फाइनल नहीं है। और नंबर 2, इनके आगे कोई बंद नहीं बांधा। जैसे फ्लड नहीं रोका जा सकता, इसी तरह लोगों को भी नहीं रोकना। हाँ अलबत्ता अब अगर उन पर चौधरी साहब, तसल्लुट मैं गुस्ताखी फिर से माफ, मैं भी आपसे पूछूंगी, ये ख्वाहिश है या खबर है, मगर एक सेकंड के लिए मौका दें जरा, मैं मुनीब की भी सुन लेती हूँ, क्या क्या लग रहा है उसे। नहीं अब करें, मैंने जो कहना था कह दिया। ठीक है जी मुनीब। देखिए गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के लिए जो मामलात हैं वो आज की तारीख में भी खराब थे, पिछले साल भी खराब थे। हमारे मुल्क में अगर किसी भी सियासतदान की लड़ाई रही है एस्टेब्लिशमेंट से, तो इवेंचुअली कंसीड पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को ही करना पड़ता है। देखिए आप कमर फिर उस जावेद बहस में बाजवा चले साहब गए हैं ना को, मुनीब साहब, मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रही, मैं जानना चाह रही हूँ, बेटे नहीं आ रहे। खान जब कहता है बेटों को तहरीक में शामिल नहीं होने दूंगा, ना ही लीड करने दूंगा, सही फैसला है, गलत फैसला है, मोमेंटम बरकरार रहेगा, वो एक्साइटमेंट तो बिल्कुल खत्म हो गई ना, एक जो क्रिएट हुई भी थी। हुकूमत को भी मौका मिल गया है कि वो आप कहें कि अपने बच्चे तो लंदन में बैठा लिए हैं और खुद दूसरों के बच्चों को सड़कों पर निकाल रहे हो। देखिए ये तो एक आम सा एक फिनोमेना है हमारे मुल्क में। सियासतदान अपने बच्चों को तो कोई नहीं आगे करता, गरीब के बच्चों को ही मारे कुत्ते खाने के लिए और आंसू गैस के शेल खाने के लिए आगे किया जाता है। लेकिन मैं आपको इसलिए ये बता रहा था तारीखी तनाजुर में कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर कितनी दफा ये दावे किए गए हैं कि जी इमरान खान साहब के आगे सिस्टम लेट गया है, सब कुछ लेट गया है, खत्म हो गया है। और खान साहब की ये इतनी किसी ने नहीं कदावर कहा, शख्सियत ये है कि आपके सब उनके अपना आगे फारग हो गए हैं। ये सारा नहीं जो साहब, हर बात दुनिया में आपने तो नहीं कही होगी ना, और भी दुनिया में लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं जो बातें करते हैं। तो जो बहुत से लोगों ने ये बातें की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ कुछ नहीं। जिस तहरीक इनकलाब की बात की गई थी वो नहीं हुआ। हाँ देखिए एक ही बात है, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकले, वो इक़्तिदार से निकलने के बाद ज्यादा पॉपुलर हुए। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने फिर वही, उनसे भी कुछ सियासी गलतियां हुई और फिर उन्होंने ऐसी जगह अपने सींग फंसा लिए जिसकी वजह से आज तक उनका मामला मसला हल नहीं हो रहा। मैं आज भी यही कहता हूं कि सियासतदान वही कामयाब है जिसके पास कोई ना कोई लेवरेज होता है। मियां नवाज शरीफ जेल में थे, जेल गए, बाजवा साहब को एक्सटेंशन चाहिए थी, बाजवा साहब ने उनके लिए रास्ता निकाला, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बाहर भिजवा दिया, वो बाहर रहे, सब कुछ हुआ और बाजवा साहब ने एक्सटेंशन भी ली। तो आज आप कह इशू रहे हैं आज ये खान है के कि पास कोई लेवरेज इमरान नहीं है खान साहब, आज? कोई लेवरेज नहीं है ना। ठीक है, और मैं आप समझ क्या गई, दोनों चीज की बातें दे समझ गई। सकते हैं? देखे ना, मेरी मुझे बस एक बात समझनी है दोनों से। चौधरी साहब कहते हैं अवाम उसका लेवरेज है, आप कहते हैं और कोई लेवरेज नहीं है। मुझे प्लीज एक बात बताइए, आपको आने वाले दिनों में मुनीब, मुख्तसरन आपको क्या ज़िमनी इंतखाबात बड़े पैमाने पे दिख रहे हैं? और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि ये तहरीक जो है वो कामयाब नहीं होगी, मुख्तसरन। देखिए इसमें फिलहाल तो मुझे कोई इतना कोई वो
कैटलिस्ट तो नजर नहीं आता हाँ। कि जो कामयाबी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचा सके, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि देयर इज कोई चिंगारी नहीं है। हाँ। उसकी वजह ये भी है कि पार्टी के अंदर बहुत ग्रुप बंदी है, एक दूसरे की लोग टांगे खींचने में मसरूफ है। जब तक इमरान खान खुद बाहर नहीं आएंगे कोई तहरीक उस तरह से कामयाब नहीं हो सकती। तो इट्स बिजनेस एज यूजुअल। चौधरी साहब, आखिरी सवाल, ये अलामती तहरीक क्या होती है जो ये पीटीआई में कह रहे हैं, उसको अभी समझा दें। दूसरा, अब सारा प्रेशर सारा एक बार फिर ओनर्स जो है वो गोहर और गंडापुर पे ही है, द 2 Gs, नाउ दैट द सन्स आर नॉट कमिंग। मैं कह रहा हूं कि कोई अली अमीन हो, गोहर हो, फ्राउ डमकाना, मुझे ये पता है कि जब भी इन्होंने अनाउंस कर दिया कि फलां जगह आपने पहुंचना है तो लोगों ने पहुंच जाना है और हजारों लाखों की तादाद में पहुंचना है। एंड नथिंग कैन स्टॉप द पीपल ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1, अभी कॉल कोई नहीं आई, वो अपनी उन्होंने कर रहे हैं। और खान साहब के लड़के आएंगे, ये भी सुन ले, वो आएंगे अदालत से हुक्मनामा लेके कि हमने अपने वालिद को मिलना है और हमने वापस जाना है। वी हैव नथिंग टू डू विद द प्रोटेस्ट। ये सारा ऐसी एक ढकोसला और चलाया और स्लिप ऑफ टंग थी अलीमा खान की असल में। और ये भी बता दूं कि जब आ जाएगा कि वो 3 बजे या 4 बजे उतर रहे हैं तो वैसे भी लाखों बंदों ने उधर चले जाना, वहां फिर आप देखते ही रह जाएंगे तमाशा। इफ दे कम एंड सो डिसाइड, जस्ट वेट। मैंने कहा इट इज टू अर्ली टू जंप टू एनी कंक्लूजन। ठीक है। और लास्टली, आपको बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात भी होते दिखाई दे रहे हैं जो ये सबकी छुट्टी की जा रही है और नशिस्तें खाली करार दी जा रही हैं? चौधरी साहब, ये नसीहतें खाली करा, मैं तो कहते सारी कर दे। और ये इनको चाहिए जो शौक पूरा करना है ना, कर लें, ताकि इनको इनका एक दफा ही हुंजा फिरे। कैन यू रन ए कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ? वोट पड़े मेहर बुखारी को और सीटें मेरी जेब में डाल दे और सारे दंदलाते फिर आसरे मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आपने बांट ली है? और लानत हो इस बंदर बाट पर। आपने मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाओ यार। लीव इट, डोंट डू इट। बहुत शुक्रिया। आपने दोनों सहाफियों की गुफ्तगू सुनी। इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।